आ गई तुम। अरे कब से गला सूख रहा था। अच्छा हुआ जो तुम पानी ले आई। सच कहूं तो लग रहा था आज तो प्यास ही जान ले लेगी। समझ नहीं आता हमारे गांव को क्या हो गया है। न कुएं का पानी ठीक रहा न तालाब का। बस तुम्हारी वजह से ही हमें साफ पीने का पानी मिल पा रहा है, वरना हम तो यूं ही तड़पते रह जाते। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पानी भरकर आप सब तक पहुंचा दूंगी। इसी काम से मुझे रोज 5 रुपए मिल जाते हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपने बूढ़े पिता का इलाज करवाती हूँ और हमारा गुजारा चलता है। आपका काम भी हो जाता है और मेरा भी। अब मैं चलती हूँ, अभी और घरों में भी पानी पहुँचाना। सीमा वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही सेठ बेचैन हो जाता है। अरे बेचारी, सुबह से शाम तक पूरे गांव में पानी ढोती फिरती है। जरा सोचो तो सही, कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। और ऊपर से सिर्फ 6 रुपए में अपने बूढ़े पिता का इलाज भी करवा रही है। सच में कितनी परेशानियों से घिरी हुई है वो। भगवान करे किसी को भी इतनी कठिनाइयां न सहनी पड़े। जमींदार गहरी सोच में डूब जाता है। उधर सीमा हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। पूरे गांव का भरोसा तो मैंने अपने नाम कर ही लिया है। अब जो इरादा मन में ठाना है उसे मैं पूरा करके ही रहूंगी। सीमा हल्की मुस्कान के साथ झील की ओर बढ़ जाती है और जब वह पानी लेकर वापस बस्ती की तरफ लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक राहगीर मिल जाता है। बेटी, जरा थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, गला सूखता जा रहा है। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे क्यों नहीं, प्यासे को पानी देना मेरा काम है। जरा ठहरिए, अभी आपको पानी पिलाती हूँ। अरे ये पानी तो कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। चलो रहने दो, शायद ज्यादा प्यास लगी है इसलिए ऐसा लग रहा है। जो भी हो पी ही लेता हूँ। अच्छा सुनिए, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर किस ओर जा रहे हैं? मैं तो यहीं पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा काम है, वही निपटाने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे भी अपने साथ थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? मुझे भी पानी पहुंचाने उसी गांव की तरफ जाना है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है। तुमने मुझे पानी पिलाया है तो तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज बनता है। चलो मैं तुम्हें उसी पास के गांव तक सुरक्षित छोड़ देता हूँ। चलो चले। फिर राहगीर आगे आगे बढ़ने लगता है। पीछे से सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगती है। थोड़ी ही देर में वे दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे तुमने तो गांव की राह बताई थी, फिर हम इस सुनसान जंगल में किस लिए चले आए? इस घने जंगल में भी एक छोटी सी कुटिया है। वहाँ रहने वालों को भी मैं पानी पहुँचाती हूँ, क्योंकि मैं पानी भरने का काम करती हूँ। सभी तक पानी पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सुनसान राह पर चलते चलते वे दोनों एक खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। अरे तुम यहाँ कहाँ आ गई हो? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। जब यहाँ कोई रहेगा तभी तो दिखाई देगा। सीमा उस राहगीर को खंडहर के भीतर की ओर धकेल देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। सुन रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। राहगीर अंदर से घबराकर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। उधर बाहर सीमा खड़ी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगती है। मैंने 5 लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। इतना सोचते ही सीमा अपने बीते सच में खो जाती है। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूमने लगता है। शिवपुर गांव में एक जमींदार परिवार रहता था। उस घर में 2 बेटियां थीं, सीमा और राधा। सीमा बेहद सुंदर थी। उसे पास के गांव के एक युवक से प्रेम हो गया था। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर अपने पिता के सामने जाकर अपनी बात कहने का निश्चय करती है। क्या बात है बेटी, आज तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? साफ साफ बताओ, मन में क्या चल रहा है? पिताजी, मैं एक युवक से प्रेम करती हूँ।
और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो सीमा? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम एक जमींदार खानदान से हैं? इस पूरे इलाके में हमारा मान सम्मान है, हमारे नाम से लोग सिर झुका देते हैं, और तुम चाहती हो कि हम किसी साधारण लड़के से तुम्हारा विवाह कर दें? ये कभी नहीं होगा, उसे भूल जाओ। नहीं पिताजी, मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ। उसे भूल पाना मेरे लिए असंभव है। मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। मेरी शादी उससे करवा दीजिए। सुन लो, हमारे जैसे खानदान में इज्जत सबसे ऊपर होती है, बेटी से भी बढ़कर। अगर तुमने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो परिणाम बहुत बुरा होगा। हम अपने कुल की मर्यादा पर कोई दाग नहीं लगने देंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि उसे भूल जाओ और आज के बाद उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। पिताजी, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं भुला सकती। कम से कम एक बार ये तो जान लीजिए कि वो है कौन। हो सकता है आप उसे जानकर अपना विचार बदल दें। शायद वो आपकी सोच से भी कहीं बेहतर निकले। चाहे वो सोने का बना हुआ क्यों ना हो, फिर भी हम उससे तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, पूरी सोच समझ कर होगी। जीवन के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते, बहुत कुछ देखना परखना पड़ता है, तब कहीं जाकर विवाह तय होता है। मैं भी अपनी जिंदगी का निर्णय कर चुकी हूँ। ये सुनते ही जमींदार समझ गया कि सीमा को समझाना अब व्यर्थ है। वो गुस्से से गरज उठा। अरे भोला राम, यूं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। ध्यान रहे ये किसी तरह बाहर ना निकल पाए। मैं जल्द ही इसका विवाह किसी योग्य लड़के से तय कर दूंगा। ले जाओ इसे। सीमा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं पिताजी, आप मेरे प्रेम को समझ नहीं रहे हैं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकती। विवाह तो मैं उसी से करूंगी। सीमा बेहद व्याकुल हो गई। आधी रात होते ही वो हवेली से छिप छिप कर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी छोटी बहन राधा उसे देख लेती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकती। राधा, तुम जानती हो ना कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। उसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। पिताजी कभी हमारा विवाह नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वैसे भी अगर आप चली गईं तो पिताजी मेरा जीवन कठिन बना देंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? आपके जाने के बाद पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे? दीदी, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोचकर परेशान थी कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ, और मुझे विश्वास है कि मेरा प्रिय तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह अपनाएगा। वो सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। फिर वो दोनों आधी रात को हवेली से निकलकर जंगलों के रास्ते सीधे अर्जुन के घर पहुंच जाती हैं। अर्जुन, देखो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। अपनी हवेली, अपने पिताजी और सारी सुख सुविधाएं पीछे छोड़ दी हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम मुझसे शादी कर लो। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ती है। ये बताओ, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन तो बहुत सुंदर है। सच कहूँ, इतनी प्यारी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम जानते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन भी मुझसे बहुत जुड़ी है, इसलिए उसे साथ ले आई हूँ। अब देर मत करो, मुझसे शादी कर लो। हम तीनों साथ मिलकर शांति से रहेंगे। सीमा अभी ये सब कह ही रही होती है कि अर्जुन की नजर बार बार राधा पर टिक जाती है। ये क्या है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी बहन को क्यों देख रहे हो? क्या करूं? तुम्हारी बहन है ही इतनी सुंदर कि नजर हटती ही नहीं। सच कहूं, मैंने आज तक इतनी ध्यान से किसी को नहीं देखा। अब तो मैं शादी भी उसी से करूंगा। कमाल की खूबसूरती है इसकी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और तुम मेरी बहन से शादी की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मुझसे ही विवाह करना होगा। ये बिल्कुल गलत है।
अरे बस भी करो प्यार व्यार की रट। पहले मुझे लगा तुम ही सबसे सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन तो तुमसे भी आगे निकली। इसलिए अब मेरी पत्नी वही बनेगी। क्यों राधा, क्या कहती हो? ये ठीक नहीं है। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। और दीदी, मैं इसे अपने पास भी नहीं आने दूंगी। क्यों नहीं? अब तो तुम्हारी बहन ही मेरी शादी कराएगी। आओ इधर मेरे पास। अर्जुन अचानक आगे बढ़ता है और राधा को अपनी ओर खींचकर उसके गले पर चाकू रख देता है। जल्दी से हाँ कर दो, वरना मैं तुम्हारी बहन को यहीं खत्म कर दूंगा। अब मेरी पत्नी तो यही राधा बनेगी। क्यों राधा, तैयार हो ना? दीदी, मुझे बचा लो। मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। दीदी, मैं तो आपके भरोसे आई थी। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बहन को छोड़ दो, वो तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। उसके साथ ऐसा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ज्यादा हिलने की कोशिश मत करना। ये बेकार की बातें बंद करो। मैंने जो कह दिया वही होगा। तुम्हें राधा के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी, समझी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी होकर इतनी दूर चली आई। अब मैं घर वापस किस मुंह से जाऊं? और अगर मैं बहन के बिना लौटी तो पिताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मत करो, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। इतनी चिंता क्यों करती हो? सुनो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? सुनो, मैं तुम्हें एक दवा दूंगा। उससे तुम्हें इस गांव के सारे कुओं और तालाबों का पानी खराब करना होगा। फिर मैं तुम्हें एक अलग पानी का स्रोत बताऊंगा। वहीं से तुम गांव वालों को पानी पिलाना, तभी मेरा काम पूरा होगा। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं ये नहीं कर सकती। अगर पूरे गांव का पानी खराब हो गया तो लोग क्या पिएंगे? और तुम ऐसा करना ही क्यों चाहते हो? जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। बेकार की बहस मत करो। जब लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा तो वे थक जाएंगे। तब पानी पहुँचाने का काम तुम संभालोगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं पानी ढोने का काम क्यों करूँगी? और गांव वाले भी इतने भोले नहीं हैं कि किसी अनजान लड़की पर भरोसा कर ले। वे मेरा नाम पता जरूर पूछेंगे। उसका भी इंतजाम कर रखा है। गांव के बाहर एक झोपड़ी है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है। मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगा। वह तुम्हारा पिता बनकर रहेगा। गांव वालों को यही लगेगा कि तुम अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए पानी भरती हो। फिर किसी को तुम पर शक नहीं होगा। जब सबका भरोसा तुम पर जम जाएगा, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। ये तो बहुत गलत है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। नहीं दीदी, मना मत करो। मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। दीदी, मेरी रक्षा करो। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप मुझे यूं मरते हुए कैसे देख सकती हो? ठीक है, मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। आज ही पूरे गांव के कुओं और तालाबों में वो चीज मिला दूंगी। बस राधा को नुकसान मत पहुँचाना। बस अब समझदारी की बात की तुमने। शाबाश। अब देर मत करो, तुरंत निकलो और जैसा कहा है वैसा ही करो। अब जल्दी जाओ और काम पूरा करो। सीमा मन न होते हुए भी वो जड़ी बूटी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वो गांव के सभी कुओं और तालाबों में उसे मिला देती है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं आपके पानी में ये मिला रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। कृपया मुझे माफ कर देना। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। हर कोई घबराया हुआ था, क्योंकि कुओं और तालाबों का पानी इतना जहरीला हो चुका था कि उसे पीना असंभव था। मुखिया सबकी हालत देखकर गहरी चिंता में पड़ गया। ये आखिर क्या हो गया? कुएं और तालाबों के पानी को अचानक क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा हमारे गांव पर ये मुसीबत कैसे टूट पड़ी। सच कह रहे मुखिया जी। हमारे घर में तो कई दिनों से किसी ने पानी तक नहीं पिया। सब बहुत परेशान हैं। हम लोग जंगल के झरने से एक घड़ा पानी लाए थे, लेकिन भला एक घड़े से कितने दिन काम चलेगा? समस्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
अब बताइए हम पानी कहाँ से पिएं? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ और इसका हल क्या निकले। तभी सीमा बीच सभा में आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, मुखिया जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं जंगल के भीतर से पानी लाकर पूरे गांव को दे सकती हूँ। तुम अकेली पूरे गांव को पानी कैसे दे पाओगी? और पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम यहाँ नई लग रही हो। मैं गांव के बाहर एक झोपड़ी में अपने बूढ़े पिता के साथ रहती हूँ। वे बहुत बीमार हैं और मेरे पास कोई ठीक काम भी नहीं है। गांव की पानी की समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं ही सबको पानी पहुंचाऊं। मैं ज्यादा मेहनताना नहीं लूंगी, बस कुछ तांबे के सिक्के ही काफी होंगे। दिन भर जिस घर में जितना पानी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है, किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। अगर तुम कुछ तांबे के सिक्कों में सबको पानी दे सकती हो तो आज से पूरा गांव तुम्हारे हाथों से ही पानी पिएगा। इस तरह सब तय हो गया। इतने दिनों से मैं पूरे गांव को पानी दे रही हूँ और सबका भरोसा भी जीत लिया है। अब मुझे जल्दी सोचना होगा कि आगे क्या करना है, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये सोचकर सीमा घबराई हुई अर्जुन के पास पहुंचती है। अरे आओ सीमा आओ, बताओ कैसे आना हुआ? क्या तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था? हाँ, तुमने जो कहा था मैंने सब कर दिया। पूरे गांव को वही पानी पिलाया और सबको अपने भरोसे में ले लिया। फिर समझदारी से उन्हें पहाड़ी वाले दरवाजे तक ले जाकर बंद भी कर दिया। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। सीमा की बात सुनकर अर्जुन अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन हंसते हंसते अचानक बदलने लगा। देखते ही देखते उसका चेहरा विकराल हो गया और वो एक भयानक राक्षस में बदल गया। ये रूप देखकर सीमा बुरी तरह घबरा गई। ये क्या हो गया? अभी तक तुम इतने सुंदर और जवान दिख रहे थे और पल भर में इतने डरावने कैसे बन गए? तुम तो किसी बूढ़े से भी ज्यादा भयानक लग रहे हो। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता, अपनी हवेली और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और तुम असल में ऐसे निकले? क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जो रूप तुम अभी देख रही हो यही मेरा असली चेहरा है। मैं न तो जवान था और न ही सुंदर। जो कुछ तुमने पहले देखा वह बस थोड़ी देर का छलावा था। मेरा सच्चा रूप यही है जो आज तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, अपने बुरे कर्मों की वजह से एक दिव्य शक्ति ने मुझे राक्षस बना दिया था, क्योंकि मैं गलत काम करता था। बाद में मैंने सच्चे मन से तपस्या की तो उसी शक्ति ने मुझ पर दया की। उसने वरदान दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए फिर इंसान बन जाया करूंगा, लेकिन अपने कर्मों की वजह से बार बार राक्षस भी बनता रहूंगा। उसी दौरान तुम्हारी बहन ने मुझे इंसान के रूप में देखा और मुझसे प्रेम करने लगी। फिर तुमने भी मुझे उसी रूप में देखा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगी। तभी पीछे से राधा आगे आ गई। दीदी, जो ये कह रहे हैं वो सच है। मैं आपसे पहले इनसे प्रेम करती थी। एक दिन तालाब के पास से गुजरते हुए इन्हें देखा और इनके रूप पर मोहित हो गई। मैंने कई बार इनसे अपने मन की बात कही, लेकिन जब मुझे इनके असली राक्षसी रूप का पता चला तो मैं डर कर दूर चली गई। फिर भी इन्हें भुला नहीं सकी। आखिर में वापस आई और कहा कि चाहे इनका रूप जैसा भी हो, मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। मैं इनके साथ जीवन बिताना चाहती थी। अगर तुम पहले से इनके साथ थी तो फिर मुझसे ये सब क्यों करवाया? मुझे धोखे में क्यों रखा? तुम मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती थी? करती थी दीदी, आज भी करती हूँ, लेकिन अपने प्रेम के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हर रिश्ते की एक कीमत होती है दीदी, और मैंने वो कीमत आपसे ली। एक बहन होकर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती थी। तुम दोनों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। लेकिन जब तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे तो मुझे इस साजिश में क्यों फंसाया? गांव वालों को पहाड़ी द्वार में क्यों बंद करवाया? उन्हें वो जल क्यों पिलाया जिससे वे मुझ पर भरोसा करने लगे और मेरे कहने पर वहाँ तक चले आए? मुझे अपना रूप हमेशा के लिए चाहिए था। उस दिव्य शक्ति ने ही मुझे इस श्राप से मुक्त होने का तरीका बताया।
अगर मैं नीलगिरी की पहाड़ियों का विशेष जल लोगों को पिलाकर उन्हें पहाड़ी द्वार में बंद कर दूं और उन पर मंत्र साधना करूं, तो उनकी शक्ति मुझ में समा जाएगी। मुझे 5 गांवों के युवाओं की ऊर्जा चाहिए थी और तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब बस मंत्र पूरा होते ही मैं हमेशा के लिए अजय हो जाऊंगा। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, यहाँ से चली जाओ। तुम लोग बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। अपनी चाहत के लिए इतने निर्दोष लोगों की जान नहीं ले सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दीदी, अब कुछ नहीं बदल सकता। आपने अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आपको जाने दे रहे हैं। अगर आपने और विरोध किया तो परिणाम बुरा होगा। हमारी राह में मत आओ। तुम्हारी बहन के कारण ही मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ, वरना अब मेरा उद्देश्य पूरा होने वाला है और मैं तुम्हें भी समाप्त कर सकता हूँ। अब यहाँ से चली जाओ। अर्जुन और राधा जोर जोर से हंसने लगे और सीमा आंसू बहाती हुई घने जंगल की ओर बढ़ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें अपने इरादे में सफल नहीं होने दूंगी। इतने लोगों की जान का सवाल है। मुझे किसी भी तरह उस राक्षस को हमेशा के लिए रोकना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसी उधेड़बुन में चलती हुई सीमा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी के बाहर बैठा है। वो घबराई हुई उसके पास जा पहुंची। क्या बात है बेटी, तुम बहुत व्याकुल लग रही हो। बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। मुझे पता है तुम किस कारण परेशान हो। तुम्हारी चिंता की वजह मैं जानता हूँ। तब सीमा ने रोते रोते पूरी घटना उसे बता दी, कैसे उसकी ही बहन ने उसके साथ धोखा किया। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर इसे रोकने का एक ही उपाय है। बताइए बाबा, क्या उपाय है? मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसके भीतर हमारे पूर्वजों द्वारा अभिमंत्रित एक विशेष तलवार छिपाई गई है। वही तुम्हारी सहायता कर सकती है। अगर तुम उस तलवार से अर्जुन पर वार करोगी तो उसका अंत हो जाएगा, लेकिन उस तलवार की शक्ति तभी जागेगी जब पहले उस पर किसी का रक्त चढ़ेगा, यानी पहले किसी को अपनी आहुति देनी होगी। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। मैं इतने लोगों की जान नहीं जाने दूंगी। उन्हें जाल में फंसाने वाली मैं ही थी, इसलिए उन्हें बचाना भी मेरा कर्तव्य है। उत्तर दिशा की ओर बढ़ो, वहां वही पेड़ मिलेगा। उसके सामने मंत्र बोलना, तलवार स्वयं बाहर आ जाएगी। फिर बिना भय के आगे बढ़ना। मैं वैसा ही करूंगी बाबा, आपकी बात याद रखूंगी। बूढ़ा आदमी उसके कान में मंत्र फुसफुसाता है। सीमा आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई देता है। यही वो पेड़ है। अब मुझे साहस के साथ मंत्र बोलना होगा। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है और पेड़ के भीतर से एक दिव्य तलवार बाहर आ गिरती है। अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। आज मैं सबको उसके आतंक से मुक्त कर दूंगी, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तलवार उठाकर वो गुफा की ओर बढ़ती है, जहां अर्जुन साधना में लीन था। रुक जाओ, गांव वालों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बीच में आई तो अंजाम बुरा होगा। अपनी भलाई चाहती हो तो लौट जाओ। एक बार छोड़ दिया, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। सीमा तलवार उठाती है और अपने पेट में भोंक देती है। ये देखकर अर्जुन ठहाका लगाने लगता है। सीमा लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है। उसकी आंखें मूंदने लगती हैं। वो तलवार निकालकर पूरी शक्ति से अर्जुन के सीने में घोंप देती है। अर्जुन दर्द से चीख उठता है। नहीं, मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मुझे अपनी शक्ति पूरी करनी थी। उस वरदान से आज मैं सबकी आभा अपने भीतर समेटने वाला था। तुमने उस वरदान का दुरुपयोग किया। उसी दिव्य शक्ति से ये तलवार बनी है। इसे जागृत करने के लिए मुझे अपनी आहुति देनी थी और मैंने दे दी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
अर्जुन चीखता हुआ आग की लपटों में घिर जाता है और कुछ ही क्षणों में राख बन जाता है। दीदी, आपने ये क्या कर दिया? आपने उसे क्यों मार दिया? हम दोनों गलत राह पर जा रहे थे। इतने लोगों की जान लेना पाप था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अभी भी समय है, लौट जाओ और पिताजी के पास चली जाओ। उन्हें हमारी सच्चाई नहीं पता। इतना कहकर सीमा की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और वो वहीं प्राण त्याग देती है। उसके गिरते ही पहाड़ी द्वार खुल जाता है और सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें पानी की सच्चाई पता चल जाती है। सब लोग वहां से लौट जाते हैं। राधा वहीं निढाल बैठ जाती है, जैसे उसके पास अब खोने को कुछ भी ना बचा हो।